मेरे सभी दर्शकों, मित्रों, शुभ चिंतकों को दीपक कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आप सबों का अभिवादन अपने मंच ठाकुर साहब बिहार पर पुनः करते हुए बेहद खुशी हो रही है। मित्रों, मैंने करीबन 1.5-2 महीने से कोई वीडियो नहीं बनाई। इसके लिए खेद प्रकट करता हूं, माफी भी मांगता हूं। और ऐसा इसलिए हुआ चूंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड, कुछ अनएवॉइडेबल कारण हुए और ये पर्सनल है, इनको मैं बता नहीं सकता। लेकिन मैं पुनः माफी मांगूंगा कि मुझे 1.5-2 महीने लग गए अपनी लास्ट वीडियो को रिप्लेस करने के लिए, उसके बाद वीडियो लाने के लिए। कई शेयर मार्केट से रिलेटेड जो मेरे फ्रेंड्स हैं, यूवीएसएल के स्पेशली, उन्होंने मुझे गालियां तक लिखी कि कहां मर गए ठाकुर साहब, क्यों नहीं बता रहे उत्तम वैल्यू में क्या हो रहा है। तो मित्रों, अब यूवीएसएल पर भी एक वीडियो जल्द से जल्द लाऊंगा। फिलहाल आज के थंबनेल को देखकर मेरे दर्शकों को यह पता चल गया होगा कि मैं भूमि सुधार अधिनियम 2024 जो बिहार में लागू हुआ, उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। मित्रों, इस अधिनियम की क्या जरूरत आन पड़ी कि ये अधिनियम इतने आनन फानन में कोर्ट के आदेश के बाद लागू हुआ, जानेंगे सभी बातों को इन छोटी सी महत्वपूर्ण वीडियो में। अगर आपको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि अगर आपके पास भी पुश्तैनी जमीन है, मतलब कि आपके दादा परदादाओं ने अगर आपके लिए जमीन छोड़ी है, तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो में वो सब बातें बताने जा रहा हूं जो इस नए कानून के अंतर्गत बताई गई हैं, जिसे हमको, आपको, जिनके पास भी गांव में खेती की पुश्तैनी जमीन या शहरी निकाय में कुछ फ्लैट्स के भी खरीद बिक्री पर इनको लागू किया गया है, ये सब जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो में देने जा रहा हूं। तो बने रहिएगा मेरे साथ। आशा करता हूं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट जरूर कीजिएगा। मित्रों, आखिर ऐसी क्या जरूरत आई कि इस तरह के कानून को लाया गया, जिसके अच्छे और बुरे दोनों तरह के असर समाज में देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये कानून है क्या। मित्रों, इस कानून के तहत आप या हम या कोई भी इंसान जिसके पास उसके गांव में उसकी पैतृक संपत्ति है, पुश्तैनी संपत्ति है, अपनी जमीन को तब तक नहीं बेच सकते जब तक उस जमीन का लगान, उस जमीन की मालगुजारी या टैक्स कह लें उसको इंग्लिश में, अगर आपके नाम से डिपॉजिट नहीं किया गया है। मतलब कि यू आर ओनली एलिजिबल टू सेल योर पर्टिकुलर लैंड ओनली व्हेन यू डिपॉजिट योर टैक्स बाय योर नेम ओनली। ये बहुत ही अच्छे ध्येय से बनाया गया कानून है, लेकिन दुर्भाग्य कि बिहार सरकार को इस कानून के बनने के बाद बहुत तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रेवेन्यू में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और इसके चलते अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है सरकार इस फैसले को वापस करने की दिशा में पहल करे। फिलहाल ये कानून कायम है और इसके तहत आप अपनी जमीन भी तब तक नहीं बेच सकते जब तक उस जमीन की जमाबंदी आपके नाम से नहीं हो जाती। मतलब आपने उस जमीन का लगान अगर अपने नाम से जमा किया है, बंटवारा हो चुका है, तभी आप अपनी जमीन को बेच पाएंगे। अन्यथा आपकी अपनी जमीन को बेचने का अधिकार भी आपके पास नहीं होगा। यह एक बुरा प्रभाव है जिसके चलते कि समाज में जो लोग जरूरतमंद हैं, जो अपनी जमीनें बेचना चाहते हैं, किसी कारणवश वो इस कानून के तहत अगर उनका बंटवारा नहीं है, अगर उनके नाम पर जमाबंदी नहीं है, तो वो ये जमीन, अपनी जमीन तक नहीं बेच सकते। ये बुरा प्रभाव हुआ मित्रों। बात इसकी ये भी करने वाले हैं कि इस कानून का अच्छा प्रभाव क्या है। मित्रों, अच्छे प्रभाव के बारे में बात करें तो अच्छे प्रभाव अधिक हैं अपेक्षाकृत खराब प्रभाव के। अच्छे बातों को ध्यान में रखकर ये 2020 के समय में ही बिहार सरकार ने इस कानून को बिहार में लागू कर दिया था मित्रों। लेकिन एक जनहित याचिका के प्रभाव में दखल के बाद हाई कोर्ट के आदेश से इस कानून को वापस ले लिया गया और
जमीन की रजिस्ट्री पूर्ववत तरीके से की जाने लगी। लेकिन भूमि विवाद के बढ़ते मामलों को देखने के बाद अत्यधिक भूमि विवाद होने लगे। कई कानून इतना लचर है इस जमीनी विवादों का कि मुकदमों का अंबार लगने लगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने पहल करते हुए 2024 की 22 फरवरी को मित्रों ये कानून लागू कर दिया कि आप जमाबंदी कराएं और फिर अपनी जमीन बेचें। करीबन बिहार की 90% पुश्तैनी जमीनों में मित्रों सबसे बड़ा पेंच यह है कि आपसी बंटवारा हुआ ही नहीं है, और जिसके चलते हर रजिस्ट्री ऑफिस में 90%, कहीं कहीं 40, 50, 90% तक रजिस्ट्री में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार राज्य में करीब 200 डीड राइटर्स हैं जिनका धंधा चौपट हो गया है। वो रो रहे हैं कि हमारी होली कैसे मनेगी। खैर, ये सब बुरे प्रभाव मैं आपको बता रहा हूं। अब अच्छे प्रभावों पर आए मित्रों, तो आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आपके सभी के गांवों में, क्षेत्र में जमीन के धंधा से संबंधित लोग निश्चित रूप से सक्रिय होंगे। जिनको खुद वो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा पेशा हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में ये बेहद बदनाम हो चुका है मित्रों। प्रॉपर्टी डीलर का मतलब लोग गांव की भाषा में आपको बताऊं तो जमीन के दलाल के रूप में आप उसको समझ सकते हैं, जिनका धंधा ही होता है इसकी जमीन उसको दिलाओ, उसकी जमीन उसको दिलाओ और बीच में कमीशन यानी कि दलाली खाओ। तो भू माफिया भी उनको पुलिसिया भाषा में बोला जा रहा है, और भू माफियाओं के पीछे सरकार अति गंभीर है, जिसका परिणाम है ये कानून मित्रों। आपको उदाहरण के लिए समझाता हूं। आपके पास मान लो आपके दादा परदादा की संपत्ति है, तो वो अभी भी आपके परदादा के नाम से ही है, और उसको आपके परदादा के भाई लोग जिनका वंश अलग हो गया, बहुत बड़ा परिवार हो चुका, सब अलग अलग घर बना के रहते हैं, सबकी संपत्तियां बंट चुकी है। लेकिन चूंकि हमारे यहां जो सर्वे हुआ था, पूरे इंडिया की बात बताता हूं, ये मित्रों 1902 ईस्वी में हुआ, जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे बोलते हैं। 8 सालों तक चला था, 1910 ईस्वी तक, और उसी वक्त जमीन का दस्तावेज तैयार किया गया। जो लोग उस वक्त जीवित थे उनके नाम से जमीनें चढ़ाई गई, यानी कि आपके परदादा या उसके ऊपर के लोगों का नाम भी आपके जमीन में हो सकता है, और उसे हम लोग आज की भाषा में खतिहान बोलते हैं। ये कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था ये 1902 में हुआ। उसके बाद आज तक कोई फाइनल सर्वे नहीं हो पाया। बीच में 1-2 बार सर्वे करने का प्रयास किया गया, लेकिन काफी विवादों के चलते किसी भी सर्वे को फाइनल रूप नहीं दिया जा सका है। तो खतिहान में चूंकि आपके परदादा का नाम है और वंश बहुत बिखर चुका, अलग अलग लोग बस गए, आपके वंश के किसी लोभी लालची इंसान को ये जमीन के जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं टारगेट करते हैं, उनको बहलाते फुसलाते हैं। चूंकि आपके जमीन के कागज में जिस पूर्वज का नाम है, आपके वंश के ही किसी और लोगों के, आपके भाई हो, भतीजे हो, आपके पोता हो, उसके पूर्वज में भी उसी का नाम है, और इस तरीके से थोड़ा बहुत गोरख धंधा करके आपकी जमीन को भू माफिया विवादित कर देते हैं। वो उनको बेचकर मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। आपके वंश का लोभी लालची इंसान जो है वो भी उनसे मिलकर जो भी कमाई हो जाए थोड़ी बहुत, चूंकि भोग विलास की दुनिया है मित्रों, ये समय है जहां एक्सपेक्टेशन, पैसे की लालसा अत्यधिक बढ़ चुकी है। लोगों के लिए संबंध कोई मायने नहीं रखता। जिनको पता है कि ये उनकी जमीन नहीं है, लेकिन लचर कानून के चलते किसी के नाम पर भी जमीन हो, उसको लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं, डीड बनवा रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं, सेल कर दे रहे हैं, और जो पीड़ित पक्ष है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो कानून की मदद लेने के लिए अदालतों में दौड़ रहा है, और लाखों मुकदमे जमीनी विवाद से पेंडिंग चल रहे हैं। इस गोरख धंधे को रोकने के लिए, भू माफियाओं के प्रभाव को
बेहद कम कर देने के लिए बिहार सरकार की यह योजना निश्चित रूप से तारीफे काबिल है, क्योंकि इस कानून के तहत जो व्यक्ति भी जमीन बेचना चाहेगा उसको उस जमीन की जमाबंदी कायम करानी होगी, और अगर ये उसके हिस्से की जमीन नहीं है तो ये बहुत ही कठिन कार्य है। पहले के कानूनों में आदमी कभी भी किसी को भी रजिस्ट्री कर सकता था, सरकारें नहीं रोकती थी, नहीं पूछती थी। डीएम, कलेक्टर, एसपी, किसी के पास आप जाओ कोई सुनवाई नहीं थी, क्योंकि सरकार को तो राजस्व आ रहा है, जितनी अधिक रजिस्ट्री उतना अधिक राजस्व। डीएम किसी भी रजिस्ट्री पर रोक नहीं लगाता था, ये जानते हुए भी कि ये गलत रजिस्ट्री है। इसी सब बातों को ध्यान में रखकर बिहार सरकार का ये कदम मुझे तारीफे काबिल लगता है। ये एक अच्छा पहलू है कि ये भू माफियाओं के गलत कृत्यों पर लगाम लगाने के लिए बहुत कारगर, बहुत ठोस कदम है। लेकिन सरकार से ये आग्रह रहेगा कि इस तरह के कानून को लागू करने से पहले आपको जमाबंदी क्लियर कर लेनी चाहिए थी। हर परिवार, हर घर जिनके नाम पर पुश्तैनी जमीन है, उनके यहां जाकर या उनको बुलाकर उनकी जमाबंदी आप अलग करवाते, फिर ये कानून लागू करवाते, तो सरकार को राजस्व की हानि भी नहीं होती और भू माफियाओं पर लगाम तो लगनी ही थी, लग भी जाती। लेकिन आनन फानन में इसे लागू किया गया, जिसके चलते ये कानून कितने दिनों तक स्टैंड करेगा ये कहना मुश्किल है। मित्रों, दोस्तों, मैं हूं, आप हो या और भी कोई इंसान जिनके पास उनके पूर्वजों की जमीन है, कभी न कभी इस तरह के गोरख धंधे से प्रभावित जरूर हुए होंगे। मैं अपनी ही बात बताता हूं संक्षिप्त में, मैं भी हुआ हूं। कुछ लोगों ने, कुछ जमीन के धंधा में लिप्त लोगों ने मेरी जमीन को भी साजिश के तहत अपना बताकर उस पर कब्जा करने की कोशिशें की है, कर भी रहे हैं। लेकिन इतना आसान नहीं होता किसी की संपत्ति को कब्जा कर लेना। इस गलत फहमी में न रहें कोई। मैं सबों को, अपने मित्रों को सलाह देता हूं कि इस तरह का कार्य अगर आपके साथ हो रहा है तो बिल्कुल भी न घबराएं। अगर साक्ष्य हैं कि वो आपकी जमीन है और कोई भू माफिया आपकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा है, तो निश्चित रूप से आवाज उठाएं, प्रशासन को इसकी जानकारी दें, अपने संबंधित अंचल अधिकारियों को जानकारी दें, उस कार्यालय में सब कुछ दें, लिखित दें, सबूत दें, और अपनी जमीन जिसे माता की संज्ञा दी गई है उसको बिल्कुल न छोड़ें किसी के दबाव में। मैं पुनः आग्रह करता हूं उन सभी ऐसे लोगों से जो दूसरे की संपत्ति को किसी नकली, किसी अमान्य कागज के आधार पर अपना बताकर, अपनी संपत्ति बताकर बेचने की कोशिश में लगे रहते हैं, कृपया इस तरह का कृत्य न करें। इस तरह की संपत्ति को हासिल कर भी लोगे तो भोग नहीं पाओगे। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। दोस्तों, सबों से अपील है कि अपनी संपत्ति की रक्षा करें, स्वयं करें, प्रशासन के पास जाएं। मैं समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूं और अपने बहुत ही जांबाज और कर्मठ आईपीएस जो हमारे यहाँ एसपी हैं विनय कुमार तिवारी सर से भी आग्रह करता हूं कि इस तरह के भू माफियाओं पर जरूर लगाम लगाएं जो दूसरे की संपत्ति पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। कम दामों में किसी से लिखवा लेना, किसी को बेच देना, गलत कागजात के बल पर ऐसे असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाएं और शरीफ लोग जो शांति प्रिय लोग हैं उनको शांति से जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करें। आगे की वीडियो में पुनः बात करेंगे मित्रों इस कानून के बारे में। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।